नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात, और आज मुद्दे की बात में हम आपको वो तमाम खबरें दिखाएंगे जिनको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की राजनीति गर्म है। चुनावी मौसम में कैसे बैठकों का दौर जारी है, कैसे सम्मेलन के जरिए वोट बैंक की सेधमारी हो रही है। लेकिन सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इनमें पहली तस्वीर है ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात की, जो 2022 से पहले एक बड़ा इशारा कर रही है। क्या राजभर भाजपा के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है? अगर हैं तो फिर ओवैसी का क्या होगा? वहीं दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की एकजुटता वाली साइकिल की है। राहुल ने नाश्ता पार्टी में विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया, जिसमें करीब 14 दल के नेता शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये बताएंगे विस्तार से। लेकिन पहले तीसरी तस्वीर भी देखिए, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन की उस साझी विरासत की है जो ब्राह्मणों से शुरू होकर अब विकास दुबे की मूर्ति लगाने तक पहुंच गई है। तो ये 3 तस्वीरें थी, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है ये समझ लीजिए, क्योंकि 4 अगस्त को भाजपा एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें महासचिवों के साथ बैठक होगी। ये बैठक भले ही दिल्ली में होगी, लेकिन दिल लखनऊ में होगा। वहीं 5 अगस्त को सपा जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे सूबे में साइकिल यात्रा के जरिए अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है। मतलब आने वाले दिनों में सियासी पारा एकदम हाई रहेगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पहली तस्वीर की, जो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर रही। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलना यह बताता है कि राजनीति में कोई भी कहीं जा सकता है, और सियासी भाषा में इसे ही महत्वाकांक्षा कहा गया है। ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से भाजपा को कोस रहे थे। भाजपा की हर नीति, हर फैसला उन्हें बेकार लग रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार हो गए हैं कि अगर उनकी शर्तों को माना गया तो भाजपा से दोस्ती करने में देर नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो ओवैसी के सियासी दोस्त हैं, लेकिन दिल की भाजपा से निभा रहे हैं। राजभर और स्वतंत्र देव की मुलाकात क्या नए सियासी तूफान का ट्रेलर है? क्या ओवैसी से राजभर की दोस्ती बहाना असली मकसद भाजपा के करीब आना है? यूपी के चुनावी मौसम में मुलाकातों का सीजन चल रहा है। एक ऐसी ही मुलाकात सुहेलदेव भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुई। कहने को तो राजनीति में इस मुलाकात को शिष्टाचार कहा गया, लेकिन 2022 की जंग से पहले इसे बड़े तूफान के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि 2 दिन पहले ओपी राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई राजभर की इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये बात एक बार फिर आज ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के बाद साबित हो रही है। इस मुलाकात के पीछे भी कहीं ना कहीं दोनों की अपनी सियासी मजबूरियां हैं। दरअसल पूर्वांचल के कई जिलों में ओम प्रकाश राजभर का राजभर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है, लेकिन वो वोट बैंक इतनी संख्या में नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को अकेले जीत दिला दें। वहीं बीजेपी को भी इस बात की जानकारी है कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो बीजेपी का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अब ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। वो अलग बात है कि राजभर इसे शिष्टाचार मुलाकात बताएं, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि वो तीर कहां चला रहे हैं। हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। राजभर जो कह रहे हैं उसे मानने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन कह रहे हैं तो मान लेते हैं। पर ये कैसे माने कि एक तरफ राजभर अपने जिगरी ओवैसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर गठबंधन वाली शर्तों का ज्ञापन सौंप रहे हैं।
क्योंकि कहने को ओम प्रकाश राजभर की पहली पसंद सपा, दूसरी बसपा और तीसरी कांग्रेस है, लेकिन मुलाकातें भाजपा के साथ हो रही हैं। हमारे 5 इशू हैं, बीजेपी इसको लागू कर दे, उसके बाद तब विचार करेंगे, पहले नहीं। क्योंकि मैं धोखा खाया हूं, दूध गर्म पीते समय बिल्ली जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। तो अब वो हम वहां जाने से पहले हमारे जो 5 इशू हैं उसको लागू कर दें, उसके बाद तो फिर हम विचार करेंगे। राजभर ने भाजपा के सामने गठबंधन को लेकर 5 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पिछड़ी जाति से हो। दूसरी शर्त यह है कि समान शिक्षा मिले, गरीबों का बिजली का बिल माफ हो। तीसरी शर्त है कि गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाए। चौथी शर्त है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। और 5वीं शर्त है महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले। लेकिन पहली ही शर्त मुख्यमंत्री के पिछड़ी जाति के होने की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा इसे मानेगी? वहीं राजनीति में जिसे शिष्टाचार की भेंट कहा जाता है वो यूं ही नहीं होती। ऐसे में राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात आने वाले समय में क्या असर दिखाती है और गठबंधन वाली पॉलिटिक्स में राजभर की गोटी किसके साथ फिट बैठती है, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राहुल गांधी की चुनाव वाली चाय की। राहुल गांधी ने सरकार को विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए एक नाश्ता पार्टी बुलाई। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण के कई 14 दल के नेता शामिल हुए, लेकिन कुछ दल ऐसे भी थे जो इससे दूर रहे। राहुल गांधी की इस टी पॉलिटिक्स को सियासी सिक से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो राहुल खुद को विपक्ष का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी ही कोशिश यूपी में प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, जो दलित स्वाभिमान यात्रा से मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही हैं। ये रिपोर्ट है। राहुल की नाश्ता नीति से क्या बदलेगी देश की राजनीति? राहुल ने चलाई एकजुटता की साइकिल। राहुल की चाय पार्टी से आप और बसपा की दूरी क्या विपक्ष के लिए नाश्ता पार्टी है जरूरी? संसद में मचे शोर के बीच ये विपक्ष की ललकार और सरकार के लिए साफ संदेश कि इस बार विपक्ष का जोड़ फेविकॉल से भी मजबूत है, क्योंकि राहुल गांधी ने नाश्ते वाली दावत में 14 राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर साफ कर दिया कि विपक्ष संसद के अंदर ही नहीं बाहर भी एक है। कहने को राहुल गांधी की टी पार्टी में शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी और सीपीआई समेत कई राजनीतिक दल शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा इस मजबूती वाले जोड़ से दूर नजर आई। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट पे तमाम सारे विरोधी दल के नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन अगर बात करें तो कुल 14 दल के ही विरोधी नेता इस ब्रेकफास्ट में पहुंचे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उत्तर प्रदेश से जहां सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर राम गोपाल यादव पहुंचे, वहीं कांग्रेस की तरफ से बसपा और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार कर रही है, उत्तराखंड के अंदर अपनी जमीन तैयार कर रही है, ऐसे में वो भी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से इस बैठक का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, उससे साफ है कि राहुल खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लंबे दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ मीटिंग का नेतृत्व किया, बल्कि मीटिंग के बाद संसद भवन तक एकजुटता वाली साइकिल भी चलाई। तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर अपनी कमजोर हो चली ताकत को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है? क्योंकि जहां दिल्ली में राहुल जोर लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस यूपी में दलित स्वाभिमान यात्रा के जरिए दलित समुदाय को साधने की कोशिश में है।
शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की टी पार्टी से बसपा ने दूरी बना ली, क्योंकि दलित मायावती का वोट बैंक माना जाता था। अब कोई किसी के वोट बैंक में सेंध लगाए तो ये कहां तक कोई बर्दाश्त करेगा। वैसे बर्दाश्त तो भाजपा को भी नहीं हो रहा। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित को भी, पिछड़े को भी, सवर्ण को भी, सबके साथ काम किया। अब एक दल है, एक दल क्या, मैं तो कहूँगा दो दल हैं, तीन दल हैं, सभी दल हैं जिन्होंने दलितों का शोषण किया, आज उनको दलितों के दरबार में जाना पड़ा है। जिन्होंने ब्राह्मणों का शोषण किया, उनको आज ब्राह्मण की जो है विनती करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो ये जिन लोगों ने जिनका शोषण किया है, उनको पता है कि वो उनसे कितना विलग हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां बसपा से लेकर सपा और भाजपा ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों दलित पॉलिटिक्स कर रही? तो एक लाइन में जवाब है कि यूपी में ब्राह्मणों से ज्यादा दलित वोट बैंक है, क्योंकि जहां यूपी में ब्राह्मण 11 से 12% के बीच हैं, तो दलितों की संख्या कहीं ज्यादा है। यूपी में 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को लगता है कि दलितों को अगर उसने साध लिया तो उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि टी पॉलिटिक्स और दलित स्वाभिमान यात्रा से कांग्रेस क्या सियासी सिक्सर लगा पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं तीसरी लहर से पहले वाली उस तैयारी की, जिसके जरिए सूबे की योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का पूरा खाका खींच दिया है। क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है और सीएम योगी को मालूम है कि इस बार कोई गलती हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद जाकर सारी तैयारी को अपनी नजर से परख रहे हैं और अब कोरोना के विरुद्ध योगी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। वायरस के खिलाफ सुरक्षा का चक्रव्यूह। देश के कई राज्यों में बढ़ती कोरोना की रफ्तार डराने लगी है, क्योंकि केरल जैसे राज्य कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। डर तो इसलिए भी है क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जो हाल हुआ, अगर वो तीसरी लहर में भी हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यही वजह है कि सूबे के मुखिया तीसरी लहर के खिलाफ पूरी तैयारी में जुट गए हैं। उनकी ये तैयारी श्रावस्ती में नजर आई, जहां सीएम योगी ने श्रावस्ती के जिला अस्पताल में जाकर न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि मरीजों से मिलकर वहां मिल रही सुविधाओं का पूरा जायजा भी लिया। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 552 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और इनमें भी 275 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक लग चुके हैं। प्रदेश के अंदर कोरोना को प्रभावी नियंत्रण के बाद विकास की गतिविधियों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसको ध्यान में रख करके हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जो हुआ वो तीसरी लहर में ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने एक पूरा खाका खींच दिया है। अस्पताल में बेड की समस्या से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत का पूरा निदान कर दिया है। अस्पतालों को खास हिदायत दी कि इस पर गलती से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि इस बार खतरा बच्चों पर है और बच्चों पर आंच आए ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि सीएम योगी खुद अपनी नजरों से हर चीज को परख रहे हैं। प्रदेश में 552 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 215 से ज्यादा लग चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर सीएम योगी की तारीफ खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। वहीं कोरोना की जंग में जितना जरूरी टीका है, उतना ही जरूरी भरपेट भोजन भी।
सूबे की सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1,80,00,000 लोगों को कोटे की दुकान से सस्ता राशन ले जाने के लिए निःशुल्क बैग दिया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को विगत वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस वर्ष भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था। 5 अगस्त को इस बार एक विशेष इवेंट इसको बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 80,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हमारी दुकानें हैं। मतलब साफ, कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य से लेकर भोजन तक की पूरी तैयारी, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर मोर्चे पर जीत हासिल हो। लेकिन जहां तमाम प्रयास सरकार कर रही, वहीं कुछ प्रयास लोगों को भी अपनी तरफ से करने होंगे, क्योंकि जरा सी चूक कभी भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ही होगा, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत निश्चित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में लव जिहाद पर मचे बवाल के बीच जोधा अकबर की मिसाल दी गई है। ये मिसाल किसी और ने नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी। कोर्ट को ऐसा इस वजह से कहना पड़ गया क्योंकि शादी का बहाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लालच या फिर किसी दूसरे तरह से धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। लव जिहाद पर तकरार, कोर्ट ने दी जोधा अकबर की मिसाल। प्यार कोई खेल नहीं है, धर्मांतरण करना ठीक नहीं है। यूपी में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब अकबर और उनकी पत्नी जोधा की भी एंट्री हो चुकी है। ये एंट्री इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने एटा जिले में शादी के लिए धोखे से कराए गए धर्मांतरण के मामले में फैसला सुनाते हुए अकबर और जोधाबाई के रिश्ते को नजीर यानी उदाहरण के तौर पर पेश किया है। हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और धोखे से उसके साथ निकाह करने के आरोपी एटा जिले के जावेद की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि धर्म आस्था का विषय होता है और ईश्वर के प्रति आस्था को किसी विशेष पूजा पद्धति में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से ईश्वर के प्रति अपनी आस्था जता सकते हैं। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं शादी करने के लिए डर, धोखे, लालच और दबाव में किया गया धर्मांतरण कतई ठीक नहीं है। ऐसे धर्मांतरण में पूजा पद्धति तो बदल जाती है, लेकिन धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती। इस तरह के धर्मांतरण में संबंधित व्यक्तियों के साथ ही देश और समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि शादी करने के लिए लड़कियों का धर्म बदलवाना पूरी तरह गलत है। यही वजह है कि कोर्ट ने अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की शादी को सबसे बड़ा उदाहरण बताया है। महज शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुगल सम्राट अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई का उदाहरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे। अकबर के पूर्वज जहां भारत में इस्लाम धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए आए थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, वहीं जोधाबाई एक कट्टर हिंदू महिला थीं। दोनों ने प्रेम किया लेकिन बिना धर्म परिवर्तन के एक साथ विवाह किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोधा अकबर के रिश्ते का उदाहरण एटा जिले के जावेद उर्फ जावेद अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनाए गए फैसले में दिया है। जावेद के खिलाफ एटा के जलेसर थाने में एक हिंदू लड़की को बेला फुसलाकर भगाने और धोखे से धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में कहा था कि जावेद ने सादे कागजों और उर्दू में लिखे गए दस्तावेजों पर दस्तखत कराकर धोखे से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छिपाकर दबाव डालकर उससे निकाह करा लिया। वो जावेद के साथ कतई नहीं रहना चाहती। जावेद ने खुद को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, अदालत ने उसी मामले में फैसला सुनाते हुए जोधा अकबर के रिश्ते को नजीर के तौर पर पेश किया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने इस मामले में आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिए जाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करती हूँ और कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ तौर पे लिखा है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है और लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है। धर्म एक आस्था का विषय है और लोगों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मत आजकल ये फैशन चल गया है कि जैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग शादी करने के लिए। ऐसे भी एटा ज़िले के मामला है कि जो आया है कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया है, ये ऐसा ही एक मामला है जिसमें ज़मानत अर्जी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। प्रदेश के एटा जनपद का एक मामला जिसमें कि जावेद और जवीद अंसारी जिसने एक हिंदू लड़की से उसका धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर लिया था, जिसके में उसके खिलाफ आईपीसी धारा 366 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कोर्ट ने हर पहलू पर गौर किया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि यूपी में लफ्ज़ जिहाद का सख्त कानून है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी प्यार में धोखे वाले मामले सामने आते रहे हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले से पूरे प्रदेश के सामने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है और ये समझाने की कोशिश की है कि प्यार कोई खेल नहीं है जिसे धर्मांतरण की साजिश से जलील किया जाए। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।